नमस्कार, मैं योगेश राणा। पहले फेज की वोटिंग को कई दिन हो चुके हैं। उत्तराखंड में पहले फेज की वोटिंग में ही 5 सीटों पर चुनाव हुआ है, लेकिन कई दिन होने के बाद भी, तकरीबन एक सप्ताह गुजरने के बाद भी उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ है कि आखिर इतना मतदान प्रतिशत कैसे गिर गया। यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत को लेकर। आखिर करीब करीब 6.5% मतदान कम क्यों हुआ 2019 के चुनाव के मुकाबले। 1-2% वोटिंग के इधर उधर होने पर ही जीत और हार के आंकड़ों में हजारों लाखों का अंतर आ जाता है। बड़े समीकरण बदल जाते हैं। 1-2 वोट प्रतिशत ही अगर स्वीप हो जाए इधर से उधर, ऐसे में 6.5% के करीब मत का कम पड़ना क्या कमाल करने वाला है उत्तराखंड में। यह सोच सोचकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की इन दिनों धड़कन बढ़ी हुई है। उत्तराखंड में 2019 में 61.50% मतदान हुआ, इस बार 55.89% मतदान हुआ। कांग्रेस के नेताओं का कहना है यह बीजेपी का वोटर है, जो बीजेपी के नेताओं से नाराज है वो वोट डालने ही नहीं निकला, क्योंकि बीजेपी के नेता नीचे से ऊपर तक सब झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसके विपरीत बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने ढंग से चुनाव लड़ा ही नहीं है, इसीलिए कांग्रेस का वोटर उत्साहित हुआ ही नहीं और वो कांग्रेस को वोट देने बूथ पर आया ही नहीं। यह तो नेताओं की जुबानी जंग है। सवाल तो यह है कि आखिर वोटिंग में यह गिरावट किसके खिलाफ है। आप 2 बातों पर गौर कर लीजिए। एक, पहाड़ की सीटों पर यह माना जाता है कि बीजेपी की अधिक मजबूत पकड़ है। यह विधानसभा के चुनाव में भी साबित होता है, बार बार चुनाव में साबित होता है। उत्तराखंड में पहले भी साबित होता रहा है, जबकि इस बार पहाड़ की सीटों पर ही मतदान सबसे अधिक कम हुआ है। कईयों का कहना है मतदान इसलिए कम हुआ क्योंकि पहाड़ के मुद्दों पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। उत्तराखंड में कभी भी जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़े ही नहीं जाते रहे हैं। इसके बाद भी खूब वोटिंग होती रही है। इसके बाद भी उत्तराखंड की जनता किसी न किसी एक के पक्ष में वोटिंग करती रही है। इस बार एक बात पर बहुत ही गौर देने की बात है, बीजेपी ने चुनाव खालिस नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा है और बीजेपी के उम्मीदवारों ने यह मान लिया कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो 400 पार आ ही जाएगी, 400 पार सीटें आ ही जाएगी। बीजेपी के उम्मीदवारों को बिल्कुल ये लग रहा है कि जीत ही जाएंगे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसको लग रहा है कि हारना तय ही है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने इस बार अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत अधिक भाव नहीं दिया। इसके साथ ही धन भी कम खर्च किया है, बहुत अधिक कंजूसी बरती है। शायद इसीलिए क्योंकि वो मानकर बैठ गए कि कांग्रेस तो बहुत अधिक एक्टिव है नहीं, जमीन पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सोया हुआ है, इसीलिए जीत तो हो ही जाएगी। आपने एक और बात देखी होगी, इस बार बीजेपी के पन्ना प्रमुख और अन्य क्षेत्र के छोटे छोटे बीजेपी के नेताओं ने वोटर को मतदान केंद्र तक लाने में उस तरह की एक्टिव भूमिका नहीं निभाई जिस तरह की पिछले कई चुनाव से बीजेपी का कार्यकर्ता निभाता रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सोया हुआ रहा है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता भी बहुत अधिक उत्साही नहीं दिखा है, क्योंकि कांग्रेस की उदासीनता से यह मान लिया गया कि चुनाव बीजेपी के फेवर में एक तरफा हो रहा है। इसीलिए मत का यह प्रतिशत कम होना दोनों ही दलों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर आप एक अन्य बात पर भी गौर कर लीजिए। उत्तराखंड को लेकर यह कहा जाता है कि यहां पर बीजेपी की जड़ें बहुत ही गहरी है। गहरी जड़ों वाले प्रदेश में वोट प्रतिशत इतना गिर गया तो यह एक चिंता की बात हो सकती है। आखिर यह कैसे हो गया, इसका क्या असर होगा, इस पर बात तो होगी ही। यह बात इसलिए भी अधिक हो रही है क्योंकि उत्तराखंड पर सीधी नजर रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रदेश में सभी बड़े विकास के काम नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहे हैं। कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का जाना हो, कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला का सपना हो, बाबा केदारनाथ धाम का भव्य रूप स्वरूप हो, आदि कैलाश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना और यात्रा हो, इन सब का उत्तराखंड और नरेंद्र मोदी से सीधा संबंध है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड में धार्मिक यात्राएं कर देश के अन्य राज्यों के चुनावी समीकरण को साध कर चले जाते हैं। फिर उत्तराखंड में ही वोट प्रतिशत क्यों गिर गया, इस पर सवाल तो होना ही चाहिए और बीजेपी में भी सवाल पूछा ही जाना चाहिए। बीजेपी में सवाल पूछा भी जा रहा है और बीजेपी से सीधा सवाल भी पूछा जाना चाहिए। यह सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि उत्तराखंड में करीब 35 से अधिक गांव ऐसे हैं सामने आए जिनके लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इन गांवों ने चुनाव में वोट नहीं दिया। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रिपोर्ट तलब की है कि आखिर इन 35 गांवों के लोगों ने वोट क्यों नहीं किया।
लेकिन इस बात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है कि इन गांव के लोगों ने इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। इनमें से अधिकतर गांव का मुद्दा सड़क है, यानी कि वहां पर आवागमन के साधन तक नहीं बन पाए हैं। देश अमृतकाल मना रहा है और उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए। 23 साल से अलग राज्य बना हुआ है, इतने सालों में भी हर गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। ये बेहद चिंता की बात है। क्यों उत्तराखंड में 23 सालों में सरकारें सोती रही, भले ही वो किसी की भी सरकार रही हो। वोटिंग कम होना इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि चुनाव आयोग 75% वोटिंग का दावा कर रहा था और चुनाव आयोग की पूरी टीम ने प्रदेश भर में 60 लाख लोगों को मतदान की शपथ दिलाई थी। लेकिन वोटिंग का प्रतिशत बताता है कि उन 60 लाख लोगों में से भी बहुतों ने वोट नहीं डाला है जिन्होंने वोट डालने की शपथ ली थी। उत्तराखंड में करीब 83 लाख वोटर है। उत्तराखंड में वोटिंग प्रतिशत बताता है कि करीब 42 से 43 लाख लोगों ने ही वोट डाला है। इसीलिए सवाल यह उठता है कि आखिर चुनाव आयोग की टीम ने किन 60 लाख लोगों को शपथ दिला दी। उत्तराखंड में कम वोटिंग को लेकर इसलिए भी सवाल उठाना ही चाहिए क्योंकि यहां पर कांग्रेस का एक आधार वोट बैंक है। वो प्रदेश जिनमें आज भी कांग्रेस का आधार वोट बैंक बचा हुआ है और वो कांग्रेस को पड़ता ही पड़ता है, उनमें से एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड का वोटर जो कांग्रेस का है वो हर चुनाव में कांग्रेस को वोट डालता है। चुनाव के बीचों बीच हरीश रावत जैसे कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को सुस्त और आलसी कह देते हैं, तो फिर आप खुद ही सोचिए कांग्रेस का वोटर क्यों ऐसे लोगों को वोट डालने जाएगा जिनकी नज़र में पूरी कांग्रेस ही आलसी है। आलसी लोगों को तो कोई भी पसंद नहीं करता है, इसीलिए वोटर भी क्यों पसंद करेगा हरीश रावत और हरीश रावत की पार्टी को। वोटिंग कम होने के पीछे कुछ भी कारण रहे हो, लेकिन यह कांग्रेस और बीजेपी के लिए आत्मचिंतन का विषय जरूर है। यह बीजेपी के लिए तो एक आत्ममंथन का बड़ा विषय है जिस पर बीजेपी में विचार शुरू हो ही गया होगा, यह माना ही जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।